हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड हमारी क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है हमारे जो वो है जिनके अंदर कोई चेंज हुआ जब उसने फोटोकेमिकल मतलब रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किए। तो क्वांटम इल्ड क्या है, एक रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब, कितने फोटोन एब्जॉर्व हुए और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन शो किया, इसके बीच की रिलेशनशिप बताती है क्वांटम यील्ड, और इसे हम क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं। क्वांटम यील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग फोटोकेमिकल चेंज पर क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, मतलब कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर फोटोकेमिकल चेंज आया पर क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्योंकि हमारा ये जो है पहले भी हमने लॉ आपके फोटोकेमिस्ट्री के लॉज में स्टडी किया कि पर मॉलिक्यूल एक क्वांटा एब्जॉर्व करता है और उसके अंदर फोटोकेमिकल चेंज होता है, मीन्स रिएक्शन होता है आपका। तो क्वांटम इल्ड क्या बता रही है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, कितने मॉलिक्यूल्स ने कितने रेडिएशन एब्जॉर्व, कितने मतलब जो है मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग विद द नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग विद द नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए और आपका जो है कितने मॉलिक्यूल्स ने कितने रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रिएक्शन शो किया। क्वांटम इल्ड और क्वांटम एफिशिएंसी को हम जो है फार्मूले की हेल्प से यदि हम देखें तो ये होती है हमारी क्वांटम इल्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में कितना उसने क्वांटा एब्जॉर्ब किया और कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट किए। या हम ये ऐसे कह लें कि नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब, जो कि स्टार का आइंस्टाइन लॉ में हमने उसे कहा कि पर फोटोन की जो एनर्जी है वो नंबर ऑफ आइंस्टाइन के फॉर्म में निकालते हैं, इज इक्वल टू एच लैम्डा या एच सी बाई लैम्डा या एच सी न्यू बार से हम निकालते हैं नंबर ऑफ आइंस्टाइन जो हम निकालते हैं। तो ये भी हमारा जो है फोटो उसका क्वांटम इल्ड का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए और पर सेकंड में उसने कितने क्वांटा एब्जॉर्ब किए, उनकी जो है आपका रेशियो। नेक्स्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पर क्वांटा एब्जॉर्ब करने पर कितना रेट कितना रेट ऑब्टेन्ड हुआ उसका किसी रिएक्शन का। ये भी हमारी क्या है, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम इल्ड है। अब केवल आइडल केसेस में ही हमारी इसकी वैल्यू बनाती है, मतलब कहने का मतलब है क्योंकि हमारे जो फोटोकेमिस्ट्री का लॉ है वो क्या कहते हैं कि हर मॉलिक्यूल एक क्वांटा एब्जॉर्ब करता है और रिएक्शन शो करता है। तो इसकी वजह से मतलब इस रिलेशन की वजह से हमारी जो क्वांटम इल्ड है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। जनरली कुछ केसेस में होती भी है, जैसे SO2 और Cl2 का जो रिएक्शन कराने लगे तो इसकी क्वांटम इल्ड 1 है, लेकिन जनरली केसेस में ऐसा नहीं होता। इन प्रैक्टिस में देखा गया है कि या तो क्वांटम इल्ड हाई होती है या लो होती है। तो आपकी जो क्वांटम इल्ड इतनी भी लो हो सकती है कि 0.01 एंड आल्सो हाई वैल्यू, ये है 10⁻⁶ है ये वैल्यू, तो इतनी भी हाई हो सकती है और इतनी भी लो हो सकती है। लो quantum efficiency values are very common for those reaction where the activated molecules are readily deactivated by different quenching processes। अब ये लो वैल्यू आने का क्या रीज़न है कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएं किसी क्वेंचिंग प्रोसेस के थ्रू, मतलब क्वेंचिंग और रिएक्शन को रोकना, मतलब किसी क्वेंचिंग प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है हमारे डीएक्टिवेट हो जाए, और वेयर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड रिकम्बाइंड टू गिव बैक टू पेरेंट कंपाउंड, और जो हमारी प्रोडक्ट्स बनी है, प्राइमरी प्रोडक्ट बनी है, जैसे समझ लो Cl2 का डिसोसिएशन हुआ, 2 Cl फ्री रेडिकल बन गए, यदि दोनों Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए फिर से दोबारा कंबाइन होकर पेरेंट कंपाउंड बना दे तो तब भी हमारा रिएक्शन जो है बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या है कि क्वांटम इल्ड हमारी कम आएगी। किस तरह के केस से में, या तो एक्टिवेटिव मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट हो जाए या वो जो फ्रेगमेंट्स बनी है वो आपस में कंबाइन हो जाए। अब जो है इसी तरह से हाई क्वांटम इल्ड के भी रीज़न है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वांटम इल्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी का रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके ऊपर भी क्वांटम इल्ड इफेक्ट जो है डिपेंड करती है। जैसे कि यदि कोई बहुत ही हाई इंटेंस सोर्स से उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है तो उस केस में वो 2 फोटोन साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तक हमने फोटोकेमिकल लॉज में क्या पढ़ा कि हर मॉलिक्यूल एक क्वांटा रेडिएशन का एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के रेडिएशन उसके ऊपर डाले जाएं तो 2 फोटोन्स भी वो साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या कॉज है हाई क्वांटम इल्ड के? Absorption of radiations in the first step involve production of atoms or free radicals which initiate a series of chain reactions। मतलब कोई किसी जो है मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए, उससे फ्री रेडिकल्स बन गए और उन फ्री रेडिकल्स ने और बहुत सारे रिएक्शंस को स्टार्ट कर दिया।
तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो इस केस में भी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होता है, हीट इवोल्ड में एक्टिव अदर मॉलिक्यूल्स विदाउट एब्जॉर्बिंग द एडिशनल क्वांटम ऑफ रेडिएशन। यदि किसी मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उससे क्या है, और मॉलिक्यूल एडिशनल मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएंगे। तो उन्होंने क्वांटा एब्जॉर्ब नहीं किया लेकिन वो एक्टिव हो गए, तो एक्टिव होने से क्या है, क्वांटम यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कभी कभी क्या है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती हैं वो भी कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाती है, उसकी वजह से भी हमारा क्या है, क्वांटम यील्ड बढ़ जाती है। एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिव देम विच इन टर्न एक्टिव अदर रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कभी कभी क्या है कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स जिन्होंने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हो गए, तो वो भी एक्टिव हो गए, उन्होंने फर्दर तीसरे को एक्टिव कर दिया, तीसरे ने फर्दर चौथे को एक्टिव कर दिया, तो इस तरह से भी वो एक दूसरे को एक्टिव करते रहते हैं। तो इन वजह से हमारी जो है क्वांटम यील्ड नॉर्मल से ज़्यादा आती है, बढ़ जाती है क्वांटम यील्ड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम, जैसे फॉर्मेशन ऑफ HCl है, ये भी हमारा हाई क्वांटम यील्ड का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो आपका Cl2 मॉलिक्यूल है ये फोटोन एब्जॉर्व करके Cl फ्री रेडिकल में स्प्लिट हो जाएगा। ये Cl रेडिकल फिर H2 के साथ मिलकर HCl बनाएगा और एक H फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये H फ्री रेडिकल फिर से Cl2 के साथ मिलकर HCl बना लेगा और Cl फ्री रेडिकल फिर से बन जाएगा। अभी एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया, चूंकि Cl बार बार बन रहा है आपका, वो फिर H2 से रिएक्ट करके आपका फिर से H प्लस बना लेगा, HCl फिर से Cl2 को आपका वो कर, तो एक चेन रिएक्शन बन गया। द Cl फ्री रेडिकल कंज्यूम्ड इन स्टेप सेकंड इज रीजनरेटेड इन 3। जो सेकंड में हमारा कंज्यूम हो गया तो थर्ड में फिर से बन गया। दिस विल प्रोपागेट द चेन रिएक्शन। इसकी वजह से क्या है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। द चेन रिएक्शन गेट टर्मिनेटेड व्हेन द Cl फ्री रेडिकल्स रिकम्बाइनेड द वॉल्स ऑफ द वेसल। अब ये रुकेगा कब, जब दो Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएं, तो ये रिएक्शन हमारा एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर देगा और रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। तो इस केस में हमारी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा हाई होती है, 10⁴ से 10⁶ तक पहुंच जाती है क्वांटम यील्ड। क्यों हुई, क्योंकि एक चेन रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो गया, एक ने जो है दूसरे को जो है एक्टिवेट कर दिया, दूसरे ने तीसरे को कर दिया। इसी तरह के हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, डिसोसिएशन ऑफ HI और HBr, इनकी भी क्वांटम यील्ड 2 के करीब होती है। आयोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी भी क्वांटम यील्ड 2 होती है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड Cl2, इसकी भी क्वांटम यील्ड 10⁻³ की पावर की होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन केस में क्वांटम यील्ड 1 ना आके हमारी हाई क्वांटम यील्ड मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि लो क्वांटम यील्ड के क्या रीज़न है। ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने से पहले डीएक्टिवेट हो जाए, एक तो ये रीज़न हो सकता है। कॉलिजन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल विद नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे कॉज द फॉर्मर टू लूज एनर्जी। यदि एक्साइटेड मॉलिक्यूल किसी नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो रहा है और अपनी एनर्जी ऐसे ही लूज कर दे, तो आपका इस केस में भी क्वांटम यील्ड लो हो जाती है। और एक हमने भी पहले भी डिस्कस किया कि डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स जो हैं, जैसे समझ लो Cl2 डिसोशिएट हुआ है, Cl2Cl फ्री रेडिकल्स में, दोनों आपस में रिकम्बाइन हो जाए, उस केस में भी क्वांटम यील्ड हमारी कम हो जाएगी। या प्राइमरी प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सेबल हो, उस केस में भी हमारी क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे डायमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन टू डाई एंथ्रासीन। डायमराइजेशन होता है एंथ्रासीन का, तो दोनों एंथ्रासीन डायमराइज हो जाती हैं, तो ये रिएक्शन चूंकि रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, तो इस केस में भी हमारी जो है क्वांटम यील्ड जो है वो हमारी कम आती है, 0.5 के करीब आती है, जो एक्चुअली में आनी ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो है हमारी आती कम है। तो ये इस केस में हमारी क्वांटम यील्ड कम है। दूसरे एग्जांपल हैं जैसे डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या एसीटोन की वेपर्स का हम डिसोसिएशन कराने लगे, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इनटू फेमेरिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनके हमारी क्वांटम यील्ड एक्सपेरिमेंटल से कम आती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कि क्वांटम यील्ड एक्सपेरिमेंटली किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ये देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।